All right. So we have been doing this chapter, electoral politics. Bas. He hasn't come today. All right. So we have to start up with the electoral process today, right? Electoral process मतलब इलेक्शन किस तरह से होती है हमारे कंट्री, ठीक है? The electoral process of system of elections. System of elections is how election process takes place in a country, right? This is what we are gonna study today. The election process, before we go to how elections take place in a country, we should know what there are different types of elections that take place in a country, right? One is the Lok Sabha elections. ठीक है, लोकसभा इलेक्शन कौन से होती हैं? जब हम लोग अपना कौन इलेक्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? जब लोकसभा की इलेक्शन होती है तो उससे हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं? जाइए, अभी पीएम मत लिखिए। सबसे पहले लोकसभा इलेक्शन से एमपीज आर इलेक्टेड। कितने एमपीज इलेक्ट होते हैं? लोकसभा की कितनी सीट है? 543। ठीक है, लोकसभा की जब इलेक्शंस होती हैं तो हम लोग एमपी इलेक्ट करते हैं। एमपी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एमपी? अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है एमपी? मेंबर पार्लियामेंट। जो लोग पार्लियामेंट में जाते, पार्लियामेंट हाउस कहाँ है हमारा? दिल्ली में, ठीक है? दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में जो लोग बैठे होते हैं मिनिस्टर्स, वहां पर कितनी कुर्सियां लगी होती है? कितनी सीट है? 543 सीट नहीं है, टोटल 545 सीट है, ठीक है? लेकिन हम लोग कितनी इलेक्ट करते हैं उसमें से? 543। दो जो है ना, आप देख सकते हो, फॉर योर इंफॉर्मेशन, प्लस टू नॉमिनेटेड होती है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ज्यादा कहाँ से आ जाएगा बेटा? हम लोग जो इलेक्ट करेंगे वही जाएंगे ना। पूरा इंडिया जो है ना, फॉर लोकसभा इलेक्शन होल ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है? नॉर्मली इससे कम ही होते हैं, एक दो बंदा कोई कम हो गया किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी बंदे की डेथ हो गई, किसी एमपी की, किसी एमपी ने रिजाइन कर दिया, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि या सीट कम ज्यादा नहीं हो सकती। जितनी हम इलेक्ट करेंगे, अगर हमारे जम्मू से 6 एमपी इलेक्ट होने हैं तो 6 ही होंगे ना, 7 थोड़ी करके भेज देंगे हम, ठीक है? ये थोड़ी है कि मैम मैं आई कमिंग बोल के अंदर आके जी कुर्सी आओ बाहर से बैठो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? जो इलेक्टेड होते हैं वही जा सकते हैं पार्लियामेंट। फिर हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते हैं। हमारे जितने भी इलेक्टेड एमपीज होते हैं, इनमें से जो मेजॉरिटी पार्टी होती है ना, उसके लीडर को क्या बनाया जाता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? You can write down the majority, the leader of party
is selected as the PM. PM क्या हो गया? Prime Minister. The leader of the majority party in Lok Sabha is selected as the Prime Minister. Got it? तो ये होगी लोकसभा की इलेक्शन। एक होती है विधानसभा की इलेक्शन, जिसे कि असेंबली इलेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। लेजिस्लेटिव असेंबली ये होती है जब हम कौन चुनते हैं, MLAs आर इलेक्टेड। MLAs हो गए मेंबर्स ऑफ ना ये हो गया ना मेंबर्स ऑफ यस मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओहो वेरी गुड। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वेरी गुड बेटा। ओके तो ये होते हैं, कितनी सीट होती है इनकी? इनकी सीट हर स्टेट में अलग है। हमने हरियाणा में क्या देखा, कितनी सीट थी? 90। वो किसकी इलेक्शन थी? वो यही वाली इलेक्शन थी, सीएम चीफ मिनिस्टर। ठीक है, हर एक स्टेट में इसकी असेंबली की अलग सीट्स होती हैं और एमपी की अलग सीट्स होती हैं। ठीक है, समझ आ गया? अगर ये पूरा एरिया है, इसमें से कितनी सीट्स होगी एमपी की जब लोकसभा की इलेक्शन होगी? और फिर ये हो गई एमएलए की इलेक्शन। कितनी सीट होगी एमएलए? मतलब कि एमपी कम इलेक्ट होते हैं और एमपी बहुत ज्यादा। ठीक है, जम्मू कश्मीर सॉरी हरियाणा में इसकी लोकसभा की सिर्फ 10 सीट थी। लोकसभा इलेक्शन के लिए एमपी के लिए सिर्फ 10 सीट थी और एमएलए की भी कितनी थी? 90। समझ आ गया? तो ज्यादा पावर किसकी होती है, एमपी की कि एमएलए की? एमपी की। इस पूरी स्टेट में 10 एमपी हैं और 90 एमएलए। एमएलए आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू एमपी। एक एमपी के एरिया में 10 एमएलए होंगे, वो सारे 10 एमएलए एमपी के नीचे होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना पार्लियामेंट, वो हमेशा ऊपर होती है और स्टेट गवर्नमेंट नीचे रहती है। तो जितने भी एमएलए इलेक्ट होते हैं, द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी is selected as the CM। CM हो गया चीफ मिनिस्टर। ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा की इलेक्शन होती है, लोग वोट डालते हैं, हम लोग नहीं डालते। राज्यसभा में ये एमपी और एमएलए जो इलेक्टेड होते हैं ना, ये चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर। ठीक है, तो उससे हमें लेना देना नहीं है। हम किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं जहां पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं? तो लोग लोकसभा की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और विधानसभा की इलेक्शन में, चीफ मिनिस्टर चुनने के लिए और प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद दो और तरह की इलेक्शन होती है। एक होती है जनरल इलेक्शन और एक होती है बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन है बाई इलेक्शन। बी आई है बाई के बी वाई है बाई। एक मिनट, बी वाई ही है। हाँ जी बेटा।
अभी लोकसभा के इलेक्शन हो गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले बिहार के इलेक्शन हुए ना, वो तो एमएलए के इलेक्शन थे। हर एक स्टेट में अलग टाइम पे होता है, उसका कोई जनरल नहीं है। लोकसभा पूरी कंट्री में एक ही बार होते हैं, 5 साल के बाद 7-8 दिन के अंदर अंदर 2 या 4 फेज में वो इलेक्शन होते हैं। पहले थोड़ी स्टेट्स में कराते हैं, फिर थोड़ी स्टेट्स में, फिर 4 दिन के अंदर अंदर, 4-5 दिन के अंदर अंदर पूरी कंट्री में इलेक्शन करा के फिर काउंटिंग करते हैं वोट्स की। हाँ, लोकसभा इलेक्शन हर 5 इयर्स के बाद होते हैं। विधानसभा के इलेक्शन जो होते हैं जम्मू में 6 साल के बाद होते थे, लेकिन अभी तो वो कैंसिल ही हो गया है। बाकी स्टेट्स में 5 साल के बाद, ठीक है, लेकिन वो सेंटर के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन अलग होते हैं और विधानसभा के इलेक्शन अलग होते हैं। समझ आ गया? तो इसका मैं लिखना भी भूल गई, लिख लो। टेन्योर होता है लोकसभा का, टेन्योर 5 इयर्स। टेन्योर हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेन्योर? टाइम पीरियड। कितने टाइम के लिए वो एक जो इलेक्टेड लोग हैं वो कितने टाइम के लिए इलेक्टेड रहेंगे? 5 साल तक। ठीक है, लेकिन अगर आपने कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में सुना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब लोगों को लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर रही है ठीक तरह से, वो अपने जो इलेक्टेड लीडर्स हैं एमपी उन पे जोर डालती हैं कि आप गवर्नमेंट से अपनी सपोर्ट वापस लो, हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, जब गवर्नमेंट से सपोर्ट को वापस ले लेते हैं कि हमें ये फिर एमपी कहते हैं कि हमें ये प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, इसकी पॉलिसीज ठीक नहीं चलती, वो कहते हैं हम नहीं सपोर्ट करेंगे। सपोज ये हमारी लोकसभा है, आप में से 15-20 लोग कह रहे हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं करना है, हमने जो सपोर्ट दी हुई थी पहले, हमने चूज किया था अपना लीडर, हमें नहीं चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। ठीक है, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं तो मुझे भी, अरे ये 10 लोग ही मेरे खिलाफ है, बाकी मेरी मेजोरिटी है अभी भी लोकसभा में, तो मुझे वोटिंग करानी पड़ती है। लेकिन अगर मैं फेल हो जाती हूँ, मेरे लिए मेरे जितने मुझे 200-250 वोट चाहिए मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, तो मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। वो होता है नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस इन द प्राइम मिनिस्टर। व्हेन प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस, द होल गवर्नमेंट डिसॉल्व्स, फिर री इलेक्शन। नहीं, उसी टाइम थोड़ी होगी, पूरी पूरी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराने उसी टाइम हो सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर तब तक प्रेसिडेंट रूल रहता है। कई बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए एक बार प्राइम मिनिस्टर बने थे सिर्फ, फिर रिजाइन, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, रिजाइन करना पड़ा। बहुत बार हुआ है, बहुत बार। ठीक है, फिर या तो लोकसभा जरूरी नहीं है दोबारा री इलेक्शन, लोकसभा मिलके अपना नया प्राइम मिनिस्टर भी चुन सकती है। समझ आ गया? अभी हम अब दूसरा प्राइम मिनिस्टर को बना देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं चुन पाती है तो फिर इलेक्शन। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर में आपको याद नहीं होगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद की जब डेथ होगी तो उनकी बेटी को बनाया गया चीफ मिनिस्टर। अगर उनकी पार्टी मिलजुल के उसको नहीं बनाती, अगर वो लीडर नहीं बना पाती, तो दोबारा इलेक्शन होने थे चीफ मिनिस्टर। लेकिन उन्होंने आपस दोबारा इलेक्शन के बिना ही उन्होंने कहा कि वो उनकी डेथ होगी, हम उनकी बेटी को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, वोट दे देते हैं। ठीक है, कई बार डेथ से प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए तभी तो डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, फिर उनको दोबारा वोटिंग करनी पड़ती है। तो बड़े प्रोसेस हैं। ठीक है, तो अभी हम इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में नहीं जाते हैं, तो ये सब आपने क्लास 8 में वैसे काफी अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा। ठीक है, लोकसभा, विधानसभा, जनरल और बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन हर 5 साल के बाद जो होते हैं वो जनरल इलेक्शन होते हैं, held after every 5 years, पूरी कंट्री में। ठीक है, बाई इलेक्शन क्या होता है? ड्यू टू डेथ और रेजिग्नेशन, due to death or resignation of a member, elections are held
only in a particular constituency. Suppose हमने 543 एमपी सिलेक्ट किया हुआ है, इनमें से एक एमपी की डेथ हो जाती है, वो एमपी कहाँ का है? वो एमपी हमने देखना पूरे इंडिया में वो एमपी कहाँ का था। सपोज तमिलनाडु की एक जगह का वो एमपी था, उसकी डेथ होगी, फिर सिर्फ उसी जगह पे दोबारा इलेक्शन, अगर वो अपना कोई लीडर नहीं, क्योंकि एमपी एमपी एमएलए की बात नहीं हो रही है, एमएलए वो सॉरी एमएलए की भी बात हो रही है, एमपी की बात हो रही है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर की डेथ हो जाती है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा इलेक्शन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की डेथ के बाद या रेजिग्नेशन के मैम एक बाद, बार रिपीट करो, आपने क्या बोला? आपकी आवाज कट गई थी। बेटा मैं कह रही हूँ कि अगर किसी मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली की डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देता है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो एमपी होगा या जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो एमएलए होगा, सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा इलेक्शन होती है, उन्हें कहते हैं हम बाई इलेक्शन। 5 साल कंप्लीट होने से पहले इलेक्शन, मिड टर्म या बाई इलेक्शन। हाँ नहीं बेटा, जिस लोकसभा की इलेक्शन होगी तो वो जैसे टेन्योर खत्म होगा फिर दोबारा इलेक्शन होगी। एमएलए जो होता है ना, क्योंकि और वो जब विधानसभा की दोबारा इलेक्शन होगी उसे दोबारा करना पड़ेगा, तो वहां से टेन्योर नहीं गिना जाएगा। हाँ दोबारा इलेक्शन होगी। अरे नहीं, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फिर वो नहीं करते हैं, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही बना। ऑलराइट, सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्शन। समझ आ गया सबको? ठीक है, अब हम आते हैं इलेक्शन का प्रोसेस क्या। सबसे पहले ये आप आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप ये सारा नोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे आपको फिर रिवीजन में बड़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये मैं नोट अलग से नहीं देती हूँ, ये जो बोर्ड में लिखा होता है ना, ये मेरे पास अलग से नहीं है। ओके, अब सिस्टम ऑफ इलेक्शन। फर्स्ट स्टेप कॉन्स्टिट्यूएंसी। The whole country is divided into different constituencies. You all know what a constituency is? Subdivision of state. Yeah. And area. And area-based system of representation. एक पर्टिकुलर एरिया जहां से आप इलेक्ट कर रहे हो किसी एमपी या एमएलए को, उसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया लोकसभा की कितनी है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो 543 है ना, सीट 545, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, अलग है ये चीज। लोकसभा की सीट कितनी है और कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, 543, सीट 545, सीट सीट 545 और कॉन्स्टिट्यूएंसीज 5, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो और लोकसभा की 543 है और विधानसभा की हर स्टेट की अलग है। लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी पेज 63, पेज 63 पे स्टेटमेंट दिया हुआ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है।
इसमें बताया हुआ कि किस स्टेट की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इसमें बताया है कि यूनियन टेरिटरीज की एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब पूरी यूनियन टेरिटरीज होती छोटी छोटी हैं। ये तो पहली बार बनी इतनी बड़ी, लद्दाख और जम्मू सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरीज बनी है, ठीक है। बाकी तो छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। उनमें से एक एक अभी तो जम्मू कश्मीर की तो डिसाइड नहीं हुई कितनी अभी सीट्स होंगी। सबसे कम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की है। पहले तो यूनियन टेरिटरीज में एक है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ज्यादातर में एक एक सीट ही है, सिर्फ एक एक एमपी की सीट है बस लोकसभा में। सबसे ज्यादा लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तभी हमारी वो इतनी इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज भी बहुत बड़ी है, एरिया वाइज भी बहुत बड़ी है। तो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारी उत्तर प्रदेश में है, 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें, ठीक है। हाँ, अरे वो एक बार डिसाइड हो गया हुआ है, 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज यूपी को दी हुई है। ये थोड़ी है कि हर बार चेंज होती है, समझ आ गया। 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अरे आपकी अगर बोला गया है कि आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होगा, तो आप बोलेंगे कि दो प्रिंसिपल क्यों नहीं आ सकते? फिक्स्ड है भाई, इट्स फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हम खुद से थोड़ी बनाएंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई इतनी इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हुआ है, हमारे लीडर्स ने ये भी डिसाइड किया। समझ आया? ओके। ये 370 से पहले, आर्टिकल 370 रिवोक होने से पहले जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी को बना दिया, उससे पहले हमारी 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी लोकसभा की जम्मू कश्मीर की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड हुई। दूसरा स्टेप आता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब क्या है? मैक्सिमम कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है बेटा? मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मिनिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं है। उत्तर प्रदेश स्टेट हमारी है जिसकी सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा की, 80, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी है बस। मैम टोटल 543 होती है। सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलके जो प्लस हो जाती हैं सारी स्टेट्स की, वो आती हैं टोटल 543, सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। ओके, तो अब आता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अब हमने शुरू से देखा है कास्ट सिस्टम, देखा है इंडिया का कास्ट सिस्टम जो है वो एक ऐसी चीज हमारी इंडिया में हुई है जो बहुत गलत हुई है। शायद हमारी डेवलपमेंट जो अभी उस लेवल तक नहीं हो पा रही है वो इसी कास्ट सिस्टम की वजह से है, क्योंकि एक 40% 50% आबादी हमने कहा कि वो ना पढ़ सकती है, ना वो हमारे वो काम कर सकती है, समझ आ गया, ना ही वो हमारी पॉलिटिक्स में आ सकती है। हमने उनको कई 100 सालों तक अलग रखा, ना उनको पढ़ने दिया, ना उनको कोई पावर दी, ना ही उनको कोई फैसिलिटीज दी, कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो अब उन लोग इंडिपेंडेंस के बाद हमारे लीडर्स ने सोचा कि उन लोगों को जिनको इतने 100 सालों से हमने दबा के रखा और प्रेस करके रखा, बेटा मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज उत्तर प्रदेश की है 80। ओके रजनी, हैव यू गॉट इट बेटा? ग्रेट। आपके बुक में पेज नंबर 63 पे आपकी बुक में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिया हुआ है, हर स्टेट में कितनी है लोकसभा। प्लीज गो थ्रू इट। I cannot tell you the constituencies of 28 states and 8 union territories. आप उसमें से देख लीजिए और देख लीजिए मैक्सिमम उत्तर प्रदेश की है, मिनिमम 1 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हैं। अरे डीलिमिटेशन कमीशन कहां पर आ गया आपका? लेट्स कम बैक
to the reserved constituencies. ठीक है, तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है कि जो इतने 100 सालों से हमारी जो एक कास्ट, लोअर कास्ट के लोग थे उनको दबा के रखा हुआ था, हमारे लीडर्स ने कहा कि भाई उनको भी पावर दो ताकि वो भी अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सके। समझ आ गया? किसी भी कम्युनिटी को अगर अपलिफ्ट करना है ना, उसे पॉलिटिकल पावर देनी पड़ती है। हम कहते हैं विमेन अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए। विमेन अपलिफ्टमेंट तब तक नहीं होगी जब तक विमेन को पावर नहीं मिलेगी। कौन सी पावर की बात, कौन सी पावर सबसे बड़ी पावर होती है? पॉलिटिकल पावर। समझ आ गया? पॉलिटिकल पावर सबसे बड़ी पावर होती है। और जब तक हम किसी व्हाट इट इज कॉल्ड कम्युनिटी को पॉलिटिकल पावर नहीं देते, तब तक वो कम्युनिटी राइज नहीं कर सकती। ठीक है, तो जितनी भी हमारी लोअर कास्ट थी, हमने उनको कहा कि हम उनको पॉलिटिकल पावर देंगे। कैसे देंगे? अब जो इतने 100 सालों से रूल करते आ रहे हैं, वो लोग करेंगे भाई तुम मेरी जगह आगे रूल कर लो, बोलेंगे ऐसे? नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कि भाई इस एरिया में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये रिजर्व है, यहाँ से एससी और एसटी ही खड़ा होगा, जनरल कैटेगरीज वाला नहीं खड़ा होगा। ठीक है, तो फिर अगर बीजेपी ने किसी को खड़ा करना है वहां से, तो वो कोई एससी ढूंढेगा और उसको खड़ा करेगा। अगर कांग्रेस ने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करना है, वो भी उसको ढूंढेगा और उसे खड़ा करेगा, एससी या एसटी। समझ आ गया? तो फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ for the upliftment of and equality of opportunity to the weaker sections, seats in Lok Sabha, LS means Lok Sabha, are reserved for SCs and STs. ठीक है, SCs के लिए 84 सीट्स हैं और STs के लिए 47 सीट्स हैं लोकसभा में। 543 में से 84 सीट्स SCs की है और 47 सीट्स STs की, बाकी सारी जनरल। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट रिजर्व रहेगी ना बेटा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ और सिर्फ जो एससी के लिए रिजर्व है वहां से एससी खड़ा होगा, और जो एसटी के लिए रिजर्व है वो वहां से एसटी खड़ा होगा। समझ आ गया सबको? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, कई पंचायत में विमेन के लिए सीट्स भी रिजर्व है। ठीक है, इन पंचायत seats are also reserved for OBCs and women. OBCs के लिए तो अलग-अलग परसेंटेज उन्होंने दिया हुआ है। Women के लिए उन्होंने 33% रिजर्वेशन रखी हुई है पंचायत में, 1/3, 33%। ठीक है, you can come forward if you cannot see the board with the. Okay, now next step, step number 3, preparation of voters list. अब क्या बनेगा? वोटर्स लिस्ट बनेगी। हमने पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी दे दी। नाउ इज द टाइम टू सी हु all people are eligible to vote. Tell me, what is the age of voting? 18 and above. Anyone
and everyone who has achieved the age of 18 years in a country is eligible to vote. इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ universal adult franchise, universal voters list for all constituencies are prepared. Voters lists for all constituencies are prepared. ठीक है। यूनिवर्सल कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? Every citizen who is anyone who has attained the age of 18 years is eligible can to vote. vote without any discrimination. No discrimination should be there based on caste, sex, religion, gender, whatever. Okay. So, voters list बनाई जाती है. This voters list is also called as इलेक्टोरल रोल। इसको क्या कहते हैं? इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। दिस लिस्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद लिस्ट क्यों बनाई जाती है? वोटर्स लिस्ट, कैन एनीवन टेल मी? नहीं, एज भी तो बढ़ती है ना। हाँ, जो 15 साल के होंगे, मतलब इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले वोटर्स लिस्ट बन जाती है। ठीक है, हर इलेक्शन से 5 महीने पहले वोटर्स लिस्ट बन के तैयार हो जाती है। क्यों हर 5 साल के बाद वोटर्स लिस्ट बनाई जाती है? क्योंकि अरे ये लोग इधर वोट कर सकते हैं, करें ऐसा नहीं। यस, आज आप 14 साल के हो, 5 साल के बाद आप 19 साल के हो जाओगे, यू विल बी एलिजिबल टू वोट। आपका नाम ऐड करना है, ठीक है। सबका नाम जो भी एज अटेन करता है ना, अब सेंसस होता है, आते हैं आपके घरों में कितने लोग हैं, कितने काम, वो वोटर्स लिस्ट में नाम होता है, ठीक है। हर एरिया, छोटा छोटा एरिया ना एक बंदे को दिया होता है कि आप इसमें से देखो कितने बंदे, यही से तो पता चलता है हमारी इंडिया का ये एक सेंसस ही होता है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं, किस रिलीजन के हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, ठीक है। वोटर्स लिस्ट से सब कुछ पता चलता है, ठीक है। अब कई लोगों का नाम ऐड होना होता है और कई लोग मेरे जैसे, कोई बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, मर गया, ठीक है, तो मेरा नाम तो कट जाएगा वोटर्स लिस्ट से। काटना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कितने लोगों ने वोट डाला, ठीक है। 100 लोग थे, इस जगह से 100 लोगों ने वोट डालने आना था, 50 लोगों ने वोट डाला। परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज कैसे निकलती है? ऐसे निकलती है ना, आपके पास वोटर्स लिस्ट होती है और कितने लोगों ने वोट डाला, वो भी जब आप वोट डालने जाते हो ना, आपके नाम के आगे वो टिक लगा देते हैं, आप अपना उनको आई कार्ड दिखाते हो। कभी देखा है जब वोट डालने जाते हैं? सब कुछ होता है बेटा, हाँ बिल्कुल। अरे 2 मिनट, पेपर, हर एक पर्टिकुलर एरिया, सपोज ये छोटा, ये पूरी लेन त्रिकुटा नगर की ये जो लेन है, ठीक है, ये लेन के लिए उन्होंने कहा कि फिनिक्स में वोटिंग करो, यहाँ पर वोटिंग करो। कितने लोग होंगे यहाँ पे? ज्यादा से ज्यादा 2000 लोगों का, 2000 लोगों का, 2000 से ज्यादा वोट, चलो 2000 लोग यहाँ पे एलिजिबल वोटर्स हैं जो इस लेन में रहते हैं और 7 वाली लेन्स में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे आके वोट डाला। जैसे जैसे वो आते जाएंगे अल्फाबेटिकली नाम लिखो, ठीक है। अगर किसी का नाम है प्रेमदेव,
तो वो क्या करेंगे, टी निकालेंगे फटाफट, जैसे हाँ फटाफट बॉल्स निकल आता है, फिर वो टिक लगाएंगे। जब तक वो टिक नहीं लगा जाते आप आगे नहीं जाओगे, ठीक है। फिर आप अगले स्टेप पे जाते हो, अगले स्टेप पे आपकी उंगली पे क्या करते हैं, मार्क लगाते हैं, ठीक है। मार्क लगाने के बाद फिर आप अगले स्टेप पे जाते हो, अगले स्टेप पे वो देखते हैं आपका निशान लगा हुआ है, आपके पास वोटर्स आईडी कार्ड है, फिर आपको सीक्रेट बूथ में भेज देते हैं जो कवर्ड होता है, और फिर वहां पर आप अपना वोटिंग प्रेस करते हो। वो हम आगे प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है। अरे तो नहीं करते ना, तभी तो सिर्फ 60% 65% लोग आते हैं वोट करने के लिए, सारे लोग नहीं आते। कोई बीमार है, कोई घर से बाहर गया हुआ है, कोई चाहता ही नहीं है मैं वोट डालूं, मेरा दिल नहीं, अरे ना बीजेपी अच्छी है, ना कांग्रेस अच्छी है, ना एमसी अच्छी है, मुझे तो वोट डालना ही नहीं है। वोट डालने से पहले, जैसे जब आप रूम में जाते हो, जिस रूम में आपने वोट डालना होता है, मुझे यहाँ पे डोमिनोज का मैसेज आया है, अभी वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, मुझे लगा बच्चे ने भेजा है, which pizza do you like? All right, so वो वोटिंग के लिए फिर वो निशान लगाते हैं और फिर आप वोट डालते हो, फिर दिस इज हाउ it is done. So voters list is prepared after every 5 years. You know why it is prepared after 5 years now? It can be a question. ठीक है, because so many names should be deleted or added. ठीक है, मेरी शादी हुई है, पहले मैं रहती थी सांबा में, मेरी शादी हो गई, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो मेरा वहां से नाम कट जाएगा वोटर्स लिस्ट से और यहाँ पर नाम ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप पहले गांव में रहते थे अपने आरएसपुरा में, ठीक है, आपकी फैमिली ने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, अब आपने वहां से वोटर लिस्ट से नाम कटवाना है और यहाँ पे ऐड करवाना है, तो बड़े रीजंस होते हैं, ठीक है। अब मैं कनाडा शिफ्ट हो गई हूँ, वहां की सिटीजन बन गई हूँ, तो यहाँ से नाम कटेगा मेरा वोटर्स लिस्ट, तो बड़े रीजन होते हैं जब वोटर्स लिस्ट को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। मैम अगर वोटर लिस्ट में से नाम ना कटे और दूसरी जगह ऐड हो जाए, बड़ी बात होता है बेटा, बड़ा होता है सर, ये सिस्टम बहुत होता है, ठीक है। तो अब होता है तो होता है, फिर वो क्या करते हैं कि इट इज इलीगल एक्चुअली, ये आपको खुद देखना पड़ता है, ठीक है, कि अगर आपका पिछली वोटर्स लिस्ट से नाम नहीं कटा और आगे नाम लिख दिया गया, ठीक है, अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको जेल हो सकती है। जैसे मेरा नाम आफ्टर माय मैरिज, माय नेम फ्रॉम द वोटर आई वाज एडेड वेयर आई गॉट मैरिड, और पिछला नाम मैंने खुद जाके कटवाया कि भाई मेरा नाम अब काट दो। मैम मेरी मदर का भी सेम केस है, तो आई कुड बी इन जेल, कि आप दो जगह कैसे वोट डाल सकते हो, लेकिन ऐसा होता है बहुत मैम सारे मेरी ऐसे- मदर का भी सेम केस है। बेटा क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज आ नहीं रही मुझे। मैम मेरी मदर का भी सेम केस है ना तो आप चेंज कराइए और कि आपको वो कोई पकड़ ना ले तो right, so that can resort to you know what it is called as fraud, इनको किसी चीज को फ्रॉड कहा जाता है, ठीक है। तो we should avoid all this, we should be good citizens, और खुद हमें अपने जो हमारी जो ड्यूटीज हैं वो पूरी करनी चाहिए, ठीक है। नाउ दिस वाज वोटर्स लिस्ट, वोटर्स लिस्ट के साथ साथ एक नया सिस्टम आया है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे कि एपिक भी कहते हैं, EPIC। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड आजकल इशू हो रहे हैं, वोटर्स कार्ड जिसे हम कहते हैं, देखा है उस पे क्या होता है, फोटो होता है आपका, I have it in my bag, आपके घर में भी होगा ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, Yes, नोट आपके पेरेंट्स का एक आइडेंटिटी वोटर कार्ड जिसे कहते हैं, ठीक है, वो इशू होता है, वो दिखा के ही आप वोट डाल सकते हो, लेकिन अभी वो कंपलसरी नहीं किया गया क्योंकि अभी वो 100% लोगों को नहीं पहुंचाया गया, लेकिन जैसे वो कंपलसरी हो जाएगा इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कैरी एपिक व्हेन यू गो फॉर वोटिंग, वो एपिक देखेंगे और फिर आपको वोटिंग के लिए बोलेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल देयर इन वोटर्स लिस्ट। नेक्स्ट
आपको भी पढ़ाना है? Which subject does it teach? Okay, next step है हमारा nomination of candidates. Step number 4. अब हमने कंट्री को डिवाइड कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बना ली, वोटर्स लिस्ट भी बना ली, ठीक है, कौन कौन वोट डाल सकता है। अब कौन कौन कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन के लिए, उसे कहते हैं नॉमिनेशन, ठीक है। दो तरह के कैंडिडेट्स खड़े होंगे इलेक्शन के लिए, ठीक है। एक कैंडिडेट्स कौन हो गए, वो आर द कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, स्टैंड इन द इलेक्शन, जिनको हम वोट डालते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स दो हो सकते हैं, एक सपोर्टेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होते, ठीक है। मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने साथ नहीं रख रही है, मुझे कोई बीजेपी में नहीं ले रहा, बीजेपी कहती है कि मेरे पास जुगल किशोर है, मुझे कांग्रेस नहीं ले रही, कांग्रेस कहती है हमारे पास रमन भल्ला है, मुझे एनसी नहीं ले रही, एनसी कहती है हमारे पास या जो भी उस एरिया का है, मुझे कोई नहीं ले रहा, लेकिन मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो मैं कैसे खड़ी होंगी, एज ए इंडिपेंडेंट, नॉट बैक्ड अप बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। जिनको पॉलिटिकल पार्टी बैक करती है ना, उनको कहते हैं कि मुझे पार्टी का टिकट मिला है, मुझे एनसी का टिकट मिला है, मुझे बीजेपी का टिकट मिला है, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। Candidate is said to have the ticket from the party. जो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेगी उससे कहते हैं कि उस कैंडिडेट को उसका क्या मिला हुआ है, टिकट मिला हुआ है। समझ आया बच्चे, दोनों कैंडिडेट समझ आए, कोई भी कैंडिडेट सपोर्ट कर रहा है, इनमें से कोई भी एमपी बन सकता है, कोई भी एमएलए बन सकता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो या इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट एमपी खड़ा होगा, एमपी भी हो सकता है, एमएलए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एमपी वो अपनी प्राइम मिनिस्टर उसकी हर जगह होगी नहीं, फिर वो अपनी अलायंस करेगा ना किसी के साथ, वो अपनी अलायंस करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को अपनी सपोर्ट दे देगा, गवर्नमेंट के पास अगर पहले 280 सीटें थी, वो कहेगा कि मुझे भी मिला लो अपने साथ ही, 281 हो जाएगी, या वो अपोजिशन में रहेगा कि मुझे नहीं रहना गवर्नमेंट के साथ, मैं तो बैठ के सिर्फ आपकी क्रिटिसाइज करूंगा, गवर्नमेंट जो कर रही है, मुझे तो पसंद ही नहीं है गवर्नमेंट जो कर रही है। समझ आ गया, तो उसकी मर्जी है, लोकसभा में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, बैठेगा, क्या करता है वो, ठीक है। ओके, तो सारे कैंडिडेट्स मिलजुल के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जो हरियाणा है वो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 10 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है हरियाणा। तो हरियाणा में अगर 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट हर पॉलिटिकल पार्टी से आएगा और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होंगे। ये सारे मिलके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट के लिए कंपीट करेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे लोग मिलके वोट डालेंगे और जिस कैंडिडेट को इसको जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी या एमएलए बनेगा। समझ आया प्रोसेस, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि अगर
लोकसभा की इलेक्शन करानी है पूरी कंट्री में, मैं हूं नरेंद्र मोदी, मैंने लोकसभा की इलेक्शन करानी है अपनी कंट्री में, तो मुझे कम से कम कितने कैंडिडेट्स चाहिए पूरी कंट्री के लिए? 543 बीजेपी की कैंडिडेट चाहिए मुझे, ठीक है। हर एक स्टेट में से मुझे देखना पड़ेगा कि इधर जो मैं कैंडिडेट खड़ा कर रहा हूँ वो जीत भी सकता है कि नहीं, ऐसे थोड़ी किसी को खड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसी को पार्टी टिकट देना, गॉट इट। इवन के अगर चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन है तो चीफ मिनिस्टर हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनना है तो उसे 90 जगह से अपना हर एक कैंडिडेट देना पड़ेगा, 90 कैंडिडेट देने पड़ेंगे विधानसभा के इलेक्शन के लिए। लोकसभा की इलेक्शन के लिए तो 543 चाहिए बीजेपी को, सिर्फ एक हरियाणा में इलेक्शन हो रही है लेजिस्लेटिव असेंबली की, मतलब स्टेट की, तो वहां पर अलग से कितने कैंडिडेट्स? 90 कैंडिडेट्स बीजेपी। यूपी के सबसे ज्यादा है। अरे वो लोकसभा की सीट, मैं विधानसभा की बात, अगर हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं और 90 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है, हरियाणा की बात हो रही है ना, गॉट इट। तो कैसे कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के जिनको खड़ा करना होता है, जिनको इलेक्शंस करनी है, तो फिर आता है काम नॉमिनेशन का। जो कैंडिडेट्स ने अब इलेक्शन करनी है उनका एज कितना होना चाहिए? वोट डालने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 25 इयर्स, 25 साल। वोट आप 18 साल की उम्र में डाल सकते हो, लेकिन रूल आप 18 साल की उम्र में नहीं कर सकते हो। रूल करने के लिए आपको 25 साल का होना पड़ेगा, समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट आता है फिलिंग अप ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म। पहले तो कैंडिडेट्स मिले, ठीक है, 25 साल के ये कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स ने अब कैसे करना है? नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना है। जैसे आपने सीट्स हर एक एग्जाम देने से पहले फॉर्म भरते हो ना, उसी तरह का फॉर्म एक मिलता है जो आप भरते हैं और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके डिपॉजिट कराते हैं, उसे कहते हैं नॉमिनेशन फॉर्म। जिसने भी इलेक्शन लड़नी है, वो चाहे वो इंडिपेंडेंट है चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का है, उन सबको नॉमिनेशन फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, ठीक है। और साथ में डिपॉजिट कराना पड़ेगा सिक्योरिटी फी। ये सिक्योरिटी फी बड़ी नॉमिनल होती है, ताकि कोई भी आके अपनी मर्जी से मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, मेरा भी नाम लिख दो, ठीक है। 5,000 10,000 रुपए की रिफंडेबल होती है, सिक्योरिटी फीस है, बाद में मिल जाएगी वापस इलेक्शंस के बाद, ठीक है। उसके बाद उनको एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना पड़ता है, लीगल डिक्लेरेशन। ऑल कैंडिडेट्स have to make a legal declaration of the following. लीगल डिक्लेरेशन किस चीज की करनी पड़ती है? सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी कितनी है मेरे पास, ठीक है, मेरी एजुकेशन कितनी है, और मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा है। क्रिमिनल केस पेंडिंग इफ एनी। मैंने आपको पहले बताया था इवन क्रिमिनल्स कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपने बड़ा हीनियस क्राइम किया है, वो फिर कोर्ट जज करता है कि आप कर सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो कि नहीं लड़ सकते हो, ठीक है। तो इवन क्रिमिनल्स कैन पार्टिसिपेट, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, एक लीगल डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, लोगों को पब्लिकली बताना पड़ेगा मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मैं कितना पढ़ा हूं। हालांकि प्रॉपर्टी एजुकेशन क्रिमिनल केस का कोई क्राइटेरिया नहीं,
क्राइटेरिया नहीं है कि आप ग्रेजुएट होंगे तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, या आपके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी होगी तब आप इलेक्शन, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ताकि लोगों को पता चले कि हम जिसको वोट डाल रहे हैं वो पढ़ा लिखा भी है या नहीं है, उसके पास जरूरत से ज्यादा अगर पैसा है तो कहां से आया, कहीं वो करप्शन तो नहीं करता। तो ये सारी चीजें पता होने के लिए ये लीगल डेक्लेरेशंस करनी पड़ती है 3। कौन कौन सी? प्रॉपर्टी, एजुकेशन, क्रिमिनल केस पेंडिंग। अगर कोई केस पेंडिंग हो क्रिमिनल केस तो फिर नहीं इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन बताना पड़ेगा लोगों को कि मेरे पास मेरा ये क्रिमिनल केस है। मैं कोई केस उससे किसी का मर्डर वगैरह से है, लेकिन वो सॉर्ट हो चुका है। वो फिर नहीं सॉर्ट हो गया, मतलब कि वो या तो अपनी पनिशमेंट भुगत चुका है या वो उसने वो किया ही नहीं और निकल गया, मतलब गिल्टी प्रूफ नहीं हो। वो तो बेटा बताया हमने तो फिर भी पता ही नहीं किसी को, उधर से बात है। लेकिन अगर आपके पास ऊपर भी केस है तो आप ठीक है। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, नॉमिनेशन हो गया कैंडिडेट का। अब कैंडिडेट करेगा इलेक्शन कैंपेन। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन कैंपेन? मैम जो अपनी पॉलिसीज पब्लिक को बताते हैं। कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं ये भी करूंगा आपकी। वेरी गुड। इलेक्शन कैंपेन किसके लिए यूजफुल है, कैंडिडेट के लिए या पब्लिक के लिए? मैम दोनों की। वेरी गुड, दोनों के लिए। कैसे? मैम वो आपका नाम क्या है? मैम कृष्ण कृष, आपका क्या है? मृदुल, और आपका? तेजस्वी। कृष, मृदुल और तेजस्वी। और क्या था आपका इलेक्शन कैंपेन? तो इलेक्शन कैंपेन होती है जब कैंडिडेट अपनी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बताता है। इट इज यूजफुल फॉर बोथ कैंडिडेट एज वेल एज पब्लिक। कैंडिडेट के लिए यूजफुल इसलिए क्योंकि वो बता सकता है कि भाई आप मुझे वोट क्यों दो, मैं क्यों इस कैंडिडेट से बेहतर हूं। और पब्लिक के लिए यूजफुल इसलिए क्योंकि उनको पता चलता है ये सोचता है, वो सोचता है, वो सोचता है, मैं किसे वोट दूं, मेरे लिए कौन अच्छा है। ठीक है। सो इलेक्शन कैंपेन्स take place for a 2-week period between the announcement of elections announcement of final list, not announcement of election, but announcement of final list of candidates and date of election. जिस दिन कैंडिडेट की लिस्ट अनाउंस करती है इलेक्शन कमीशन, वहां से लेके जब इलेक्शन होगी उसके बीच में 2 हफ्ते का टाइम मिलता है इलेक्शन कैंपेन का। ठीक है। और फिर पूरे न्यूज चैनल, पूरे न्यूज़पेपर, पूरे हर कोने में रैलीज हो रही होती है, टेंट लगे होते हैं बड़े बड़े, देखा आपने? इलेक्शन रैलीज हो रही होती है, बड़े बड़े लीडर्स बिजी होते हैं, आज मेरी यहाँ रैली, आज मेरी, रात को 1-1, 2-2 बजे तक रैलीज करते हैं। ठीक है। हाँ, स्पीचेस देते हैं ताकि लोगों से वोट मांग सके। ठीक है। बेनिफिशियल फॉर बोथ कैंडिडेट्स to motivate public to vote for them and for public to
select suitable candidate to vote for. Have you understood what I've written there? ठीक है? So this is election campaign. Election campaigns में क्या होता है? That the political leaders, the candidates, they come up with important issues. Candidates or political parties come up with important issues. जैसे गरीबी हटाओ, कांग्रेस ने 1971 की कांग्रेस ने 1971 की इलेक्शन में कहा था गरीबी हटाओ, ठीक है, रिमूव पॉवर्टी, इंपॉर्टेंट इशू है, इसकी बेसिस पे उन्होंने कहा हम आएंगे तो हम गरीबी हटाएंगे, मुझे वोट दो, ठीक है। लोकसभा की इलेक्शन में जनता पार्टी ने 1977 में स्लोगन दिया था सेफ डेमोक्रेसी, क्योंकि 1975 में कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी से आपके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कर्व हो जाते हैं, डेमोक्रेसी अच्छी तरह काम नहीं कर पाती। नेशनल इमरजेंसी वॉर था ना, वॉर के पीरियड में आपकी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, जो लीडर्स चाहे वो कर सकते हैं, जो आर्मी चाहे वो कर सकती है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं रहते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट है मैं बाहर जाके जो मर्जी करूं, लेकिन जब वॉर की सिचुएशन होती है, नेशनल इमरजेंसी है, तो लोगों को काबू में रखने के लिए, तो वो इमरजेंसी के बाद फिर जनता दल ने कहा कि सेफ डेमोक्रेसी भी, हमें इमरजेंसी इतने सालों तक रखी है आपने, अब बचाओ डेमोक्रेसी को और इमरजेंसी को हटाओ। उस बेसिस पे जनता दल ने वोट मांगे थे। लैंड टू द टिलर, टिलर कौन होते हैं? टिलर मींस द वंस हु टिल द लैंड, जो खेत जोतते हैं, ठीक है। लैंड टू द टिलर, वेस्ट बंगाल में जो कम्युनिस्ट लोग थे उन्होंने कहा कि हमें, उन्होंने इस बेसिस पे वोट मांगे कि जो लोग खेत जोत रहे हैं, खेत उनके होने चाहिए, उनको रेंट देना पड़ता है क्योंकि वो इतने गरीब है कि उनके पास जमीनें ही नहीं है खेत जोतने के लिए, तो उनको लैंड दीजिए, ठीक है, लैंड उनको दीजिए। तो इस बेसिस पे उन्होंने वोट मांगे थे, ठीक है। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस, तेलुगु देशम पार्टी जो अब जिन्होंने तेलंगाना अलग राज्य बना भी लिया, स्टेट बन भी गई है, उन्होंने कहा था कि तेलुगु एक अलग स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो वो एक इंपॉर्टेंट इश्यू पे वोट मांगते हैं। जैसे अभी 2014 की इलेक्शन में मोदी गवर्नमेंट ने क्या कहा था, सबका साथ सबका विकास, एक नारा लेके आते हैं, एक इशू लेके आते हैं जिसपे वोट मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन में कोड ऑफ कंडक्ट, आई थिंक हम यहां तक पढ़ते हैं पेज 66 पे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमने क्या डिसाइड किया था, किसका करेंगे? आपने अभी तक कितने पॉलिटिकल साइंस के कितने चैप्टर हो गए? दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब ज्योग्राफी का भी करेंगे थर्ड चैप्टर। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कर लिया, ड्रेनेज तो आ नहीं रहा, उसका सिर्फ मैप आ रहा है। क्लाइमेट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी लेंथी चैप्टर, ठीक है। तो हम क्लाइमेट स्टार्ट करेंगे, ये बहुत कंसेप्ट्स हैं उसमें जो हमें समझने हैं। क्लाइमेट पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बाद थर्ड चैप्टर इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अगला चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ठीक है।